जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें से जो एक बेहद महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमने चुनी थी वो था मध्य प्रदेश का गठन। और मध्य प्रदेश के गठन को हमने पिछले 2 वीडियो में आधे से ऊपर हिस्से को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम संभवतः इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम पीछे जाकर देखने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया है। एक तो हमने 1947 के पूर्व की स्थिति देखी थी मध्य प्रदेश के गठन की, फिर 1947 से 1956 तक की स्थिति हम देख चुके हैं, और आज हम जो देखने वाले हैं 1956 से लेकर 2000 तक की और 2000 के बाद की स्थिति को लेकर। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने भी पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पर उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले वीडियो में, है ना। ये पूर्व की चीजों में हमने इन सब चीजों को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश था 1947 से लेकर 1956 के मध्य उसका स्वरूप कैसा था। तो हमने बताया मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट के रखा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इन तीनों पार्ट को हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है 3 श्रेणियों और 4 भागों को लेकर। तो अब आगे हम किसका देखेंगे कि अब इन्हीं के कारण आगे चल के क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन होता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। इसको जानने के लिए हम 2 भागों में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि और देखेंगे 1 नवंबर 1956 को क्या परिवर्तन किए गए हैं। यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए तो सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। तो पृष्ठभूमि हमारी क्या कहती है कि जब हमारा क्या हुआ, देश आजाद हुआ और हमारी संविधान सभा क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी संविधान बनाने का और राष्ट्र का शासन का संचालन भी कर रही थी। इसी समय क्या होता है कि हमारे पास जैसे मैंने बताया बहुत सारे प्रोविजंस थे। जैसे सेंट्रल प्रोविजंस था, उत्तर प्रदेश का यूनियन प्रोविजंस था, आपका बंगाल प्रोविजंस था। ये जो थे यहां पर एक ही प्रोविजंस में एक ही राज्य में विभिन्न भाषाई वाले लोग रहा करते थे। जैसे मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करूं या मद्रास प्रोविजंस की, तो वहां पे कुछ भाग में तेलुगु बोलने वाले थे, उसके साउथ भाग में तमिल बोलने वाले थे, और उसके जब पश्चिमी भाग में जाए तो कन्नड़ और मलयालम सभी। तो जब एक ही राज्य में विविधता हो जाएगी भाषाओं को लेकर तो वहां पे शासन का संचालन करने में क्या होंगी, दिक्कतें निर्मित होंगी। तो जो वहां की जनता होगी वो अपने आप को उस राष्ट्र के प्रशासनिक कार्य को लेकर वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करेगी। तो अब जनता क्या करेगी, भैया जनता की अब मांग होगी कि भैया हमारी भाषा अलग है और उस भाषा के आधार पर हमको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो एक ही राज्य में विभिन्न भाषाएं थी और इन्हीं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या होने लगी, मांग होने लगी। जब ये मांग होने लगी तो जो संविधान सभा थी इसने क्या किया, संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया और इस समिति का नाम क्या था, एसके धर समिति। ये जो एसके धर थे ये क्या थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, पूर्व जज थे। ये समिति गठित की और कहा कि भैया आप सारी चीजों की समीक्षा करिए और समीक्षा करके हमें थोड़े बताने का प्रयास करिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना उचित है कि नहीं। तो जब ये समिति गठित हुई और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये गठित कब हुई, जून 1948 में। ये समिति कब गठित हुई, जून 1948 में, और इसने रिपोर्ट दिसंबर 1948 में अपनी प्रस्तुत की एसके धर ने। और इन्होंने कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार इन्होंने कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमारा राष्ट्र कैसा था, नवजात था। लगभग 300 वर्षों के औपनिवेशिक शोषण के बाद हम नवीन राष्ट्र के रूप में हम आए थे, और उसी समय अगर हम अपने राज्य को, जहां पर हमें एकता की ज्यादा आवश्यकता है, तो भाषाई आधार पर अगर हम राज्यों का बंटवारा करने लगेंगे तो ये हमारी जो राष्ट्र की एकता है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। क्या होगी, प्रभावित होगी। तो यही कारण था कि एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को क्या कर दिया, नकार दिया। लेकिन भाई आंदोलन तो चल ही रहा था, और ये आंदोलन आगे जब और बढ़ा तो एक अन्य समिति गठित की गई जिसका नाम रखा गया जेवीपी समिति। ये समिति से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संभवतः कोई भी राज्य का लोक सेवा आयोग नहीं होगा जो इससे संबंधित प्रश्न पूछा हो, और ना तो एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम बचा हो जिसमें यह प्रश्न न पूछा गया हो। यही पूछा जाता है कि जेवीपी में कौन कौन सदस्य थे। तो जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू,
वी से हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। यही पट्टाभी सीतारमैया आगे चल के मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। यह समिति गठित कब की गई? तो दिसंबर 1948 में। कब गठित की गई? दिसंबर 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो अप्रैल 1949 में। तो ठंडियों में यह गठित की गई और गर्मियों में इसने क्या किया? अपनी रिपोर्ट क्या की? प्रकाशित की। और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना उचित नहीं है। अगर करना ही है तो उसका आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक। अगर किसी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो बेशक आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को लेकर इन्होंने क्या किया? सीधे इंकार कर दिया। क्लियर है? अब जब इन्होंने इंकार कर दिया तो भैया ये आंदोलन क्या होने लगा? बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और इस आंदोलन ने सबसे सशक्त जो स्वरूप लिया वो किसको लेकर? तेलुगु भाषी आंदोलन। किसने सर्वाधिक सशक्त रूप लिया? राज्यों के पुनर्गठन की मांग को तेलुगु भाषी आंदोलन ने। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पुट्टी श्री राम लल्लू थे। कौन थे? पुट्टी श्री राम लल्लू थे। और इन्होंने क्या किया? 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक 58 दिन के लिए आमरण अनशन किया। क्या किया? आमरण अनशन किया। लेकिन समस्या यह है कि उस समय पर 1952 की स्थिति में जो सोशल मीडिया आज के समय में है ना, कि हमें छींक भी आती है तो यूएसए के पार्लियामेंट तक उसकी गूंज सुनाई दे जाती है। क्यों? बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन उस समय सोशल मीडिया इतनी सशक्त और विकसित नहीं थी, तो ये आंदोलन जो था इसने राष्ट्रीय स्वरूप नहीं लिया था और इस आंदोलन की सही तरीके से पहुंच संसद तक नहीं पहुंची। यही कारण है कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पुट्टी श्री राम लल्लू का निधन हो जाता है। ये आंदोलन को आप उसी प्रकार से तुलना कर सकते हैं जैसे 2013-14 के समय पर है ना, लोकपाल विधेयक को लेकर अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। लेकिन इस समय सोशल मीडिया थी तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय सहयोग बड़े संख्या में जनता का मिला था और सफल भी हुआ, लेकिन उस समय पर इसको सहयोग नहीं मिला था। अब विडंबना यह हुई कि इनके जैसे ही मृत्यु हो गई, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य के निर्माण के लिए तेलुगु भाषी लोगों के लिए अपने प्राण की क्या कर देता है? बलि दे देता है, निधन हो जाता है उनका आमरण अनशन के पश्चात। तो जितने तेलुगु भाषी लोग थे, समर्थक थे, उन्होंने वो क्या किए? सीधे सड़क पर आ गए और बड़ी मात्रा में हिंसक और आगजनी जैसी घटनाएं होने लगी। और जब ये हिंसक और आगजनी जैसी घटनाएं हो गई तो आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। किसका? आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। अब क्या हो गया? अब तो भैया शेर के मुंह में खून सा लग गया है ना, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कहने का मतलब कि अब एक अच्छा उदाहरण मिल चुका था भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का। तो विभिन्न भाषाई लोगों ने भी अपने आंदोलन को क्या कर दिया? तीव्र कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इसको दबाने के लिए क्यों न एक सशक्त कदम उठाया जाए और एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसका गठन कब किया गया? डेट जरूर याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1953 को। कब गठित किया गया? 22 दिसंबर 1953 को यह आयोग गठित किया गया। और यह आयोग कैसा था? 3 सदस्यीय था। और इस आयोग में 3 सदस्य कौन थे? एक तो स्वयं फजल अली थे जो अध्यक्ष थे और हाई कोर्ट के पूर्व जज थे। कौन? फजल अली। इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता था। 2 अन्य सदस्य इसके कौन थे? एक तो के एम पडिक्कर थे, ये क्या थे? पत्रकार थे, है ना, नामचीन पत्रकार थे। और हृदयनाथ कुंजरू ये क्या थे? संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। क्या रहे हैं? संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इस समिति ने भी क्या की? बढ़िया समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। किसको प्रकाशित किया? रिपोर्ट को। और ये रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने प्रकाशित की। कब की? 30 दिसंबर 1955 को। और इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन किया जा सकता है लेकिन उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए, उसका आधार राष्ट्रीय सुरक्षा हो, वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था हो और जन कल्याण। तो ऐसा आधार आप बनाओ और इस आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो ये उचित होगा। और इसी आयोग ने एक रिपोर्ट ये भी प्रकाशित की कि अब जो ABCD की व्यवस्था है
इसको क्या कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और यही आगे चलकर 7वां संविधान संशोधन होता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर कौन सा संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन। और ये लागू कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। और जब ये लागू होता है तो कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। थोड़ा सा इनकी रिपोर्ट में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है संसद द्वारा। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि 7वां संविधान संशोधन ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किए गए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किए गए थे। और इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य कौन सा था, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश था। तो ये पृष्ठभूमि उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ये जो पृष्ठभूमि है ये राष्ट्रीय स्तर पे भी राज्यों के पुनर्गठन की आधार तैयार करती है और मध्य प्रदेश का भी। क्लियर है। अब आगे हम देखेंगे कि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो परिवर्तन क्या किया गया मध्य प्रदेश में। तो परिवर्तन ये किया गया, क्योंकि डी भाग तो मध्य प्रदेश में था नहीं, तो जो पार्ट एबीसी थे इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया स्थायी तौर पर। और जो पार्ट ए में परिवर्तन किया गया, तो वो ये परिवर्तन किया गया कि जो 8 मराठी भाषी जिले थे विदर्भ और बरार के, कहाँ के थे, विदर्भ और बरार के जो 8 मराठी भाषी जिले थे, उनको तत्कालीन बंबई प्रांत में, महाराष्ट्र नहीं, उस समय उसको बंबई प्रांत कहा जाता था, जिसमें आपका सौराष्ट्र यानी गुजरात आता था और महाराष्ट्र यानी कि अभी वर्तमान का, और इसको संयुक्त रूप से बंबई प्रांत कहते थे। तो बंबई प्रांत को कितने जिले, राज्य दे दिए गए, सॉरी जिले 8, कितने जिले 8। और ये कैसे थे, मराठी भाषी थे। ये जिले कौन कौन से हैं, तो पहले 2-2 शब्द वाले है ना, 2-2 अक्षरों वाले, वर्धा और चांदा। कौन सा हो गया, वर्धा और चांदा। फिर कौन आएगा, अकोला और भंडारा, 3 अक्षरों वाले। फिर यवतमाल, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर। क्लियर, 2 वाले कौन से हो गए, वर्धा और चांदा। 3 वाले अकोला, भंडारा, यवतमाल, बुल्ढाना, और कौन सा हो गया आपका, अमरावती, नागपुर। वर्तमान में भंडारा, बुल्ढाना, अमरावती और नागपुर, इनकी सीमा वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से क्या होती है, सटती है। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा अभी लगा रहे हैं, इन 8 में से तो भंडारा है ना, बुल्ढाना, अमरावती और नागपुर। तो ये बात पार्ट ए में क्या किया गया, ये परिवर्तन किया गया, 8 मराठी भाषी जिले तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिए गए। पार्ट बी में क्या परिवर्तन किया गया भैया, तो पार्ट बी में जो परिवर्तन किया गया वो ये किया गया कि आप थोड़ा सा मैप से देखिए। क्या देखिए, ये मैप देखने का प्रयास कीजिए कि अगर इसको हम तत्कालीन क्या समझते हैं, मध्य प्रदेश अगर इसको हम माने, तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया। क्लियर, चलिए अब ये देख रहे हैं आप, ये उस समय यहाँ पे नीमच नहीं था, ये क्या कहलाता था, मंदसौर। अब मंदसौर से सटा हुआ ये यहाँ पर एक क्षेत्र था राजस्थान के बीचों बीच, और इसका क्या नाम था, सुनेल टप्पा, भानुपुरा। तो मंदसौर के भानुपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा था, जो क्षेत्रफल में किसके अंतर्गत था, राजस्थान के। तो इसको क्या कह दिया गया, भैया ये जो सुनेल टप्पा है ना, ये आप ले लो। क्या ले लो, आप ले लो। और राजस्थान ने इसको लेकर झालवाड़ा जिला में क्या कर लिया, अपने शामिल कर लिया है ना। फिर मध्य प्रदेश ने किया, हमरा तो ले लिए भैया, अब अपना क्या दोगे, तो बोले दे रहे हैं भैया, है ना, लेन देन है ना, जब होगा तभी क्या होगा, विनिमय सही होगा। तो देन भी हुई उधर से। वो क्या हुआ कि ये जो कोटा जिला था ना, कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी, तो इन्होंने पूरी की पूरी तहसील को ही ले लिया और उसको कहाँ शामिल कर लिया, विदिशा में। कहाँ शामिल कर लिया, विदिशा में। अब आगे देखते हैं पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, यहां से बातें स्पष्ट हो गई। तो पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ भैया, कोई परिवर्तन नहीं, बिना किसी परिवर्तन के पूर्णतः इसको क्या कर लिया गया, मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और जब ये शामिल किया गया 1 नवंबर 1956 को, राज्य जो स्वस्थ रूप से अस्तित्व में आया, तो उस समय इसमें 43 जिले थे, 9 संभाग थे, और इसका कुल क्षेत्रफल 446 किलोमीटर स्क्वायर था, जो पूरे भारत का 13.49% था। कितना था, 13.49%। और इस समय क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्लियर है यहां तक की बात। तो 1 नवंबर 1956 को क्या परिवर्तन हुए, स्पष्ट हुआ। चलिए अब 1956 से 2000 तक, क्या 1956 से 2000 तक क्या परिवर्तन होता है, तो जिला पुनर्गठन होता है। क्या होता है, जिला पुनर्गठन होता है। और यह जिला पुनर्गठन का जो पहला क्रम था वो कब होता है, 26 जनवरी 1972 को, जब भोपाल अभी तक क्या जिला नहीं था,
ये सीहोर की एक तहसील था, तो सीहोर से अलग करके भोपाल और राजनांदगांव ये दो नए जिले बनाए जाते हैं। अब जिलों की संख्या 43 से कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। क्लियर। मई 1998 में बी.आर. दवे समिति बनती है। कौन सी समिति? 98 में दो समितियां बनती हैं, एक तो सिंहदेव समिति बनती है और दूसरी बी.आर. दवे समिति। तो बी.आर. दवे समिति जो थी ये कब बनी? इन्होंने 25 मई 1998 को 10 जिले बनाने की घोषणा की। कितने जिले? 10 जिले। और इस 10 जिलों में से कितने जिले? 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से वो 4 जिले हैं? तो देखिए, एक तो आपका श्योपुर, जिसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? कुपोषित जिला बोला जाता है। ये मुरैना से अलग करके बनाया गया। यहीं की कूनो पालनपुर में अभी एशियाटिक लायन ले जाने की और अफ्रीका से शेर लाए गए। कटनी की स्थापना ये जबलपुर से पृथक करके की गई। किससे? जबलपुर से। तीसरा डिंडोरी मंडला से अलग करके बनाया गया और चौथा बड़वानी खरगोन। तो वर्तमान में 4 जिले हैं, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। कितने जिलों में से? 10 जिलों में से। अब आगे चल के 1980 में, कब? अच्छा, 1980 में एक और परिवर्तन हुआ था। 3 संभाग बनाए गए थे। कौन से? होशंगाबाद, नर्मदा और बस्तर। तो इसके पहले 9 संभाग थे और ये 3 संभाग मिलाकर कुल कितने संभाग हो जाते हैं? 12। कितने संभाग हो गए? 12। और बी.आर. दवे समिति के अनुसार भी बने जिलों को हमने देख लिया। अब किसके अनुसार बने जिलों को देखते हैं? एम.एस. सिंहदेव। किसके आधार पर? एम.एस. सिंहदेव। इन महोदय ने जून 1998 में 6 जिले बनाए जाने की बात की। कितने जिले बनाए जाने की? 6 जिले। और इस 6 में से कितने जिले मध्य प्रदेश में है वर्तमान में? 3। कितने हैं? 3। एक तो उमरिया है, दूसरा हरदा और तीसरा नीमच। उमरिया किससे पृथक करके बनाया गया? शहडोल से। हरदा किससे पृथक करके बनाया गया? होशंगाबाद से। और नीमच किससे पृथक करके बनाया गया? तो मंदसौर से। तो यहां तक की बात स्पष्ट है। तो यानी कि 1998 में कुल कितने जिले बने? 1998 में कुल 16 जिले बने। कितने जिले बने? 16 जिले बने। ठीक। तो 1998 में बी.आर. दवे और सिंहदेव समिति के आधार पर कुल कितने जिले बने थे? 16 जिले बने थे, जिनमें से कितने? अभी आपके 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। तो 1 नवंबर 2000 के पहले, कब? 1 नवंबर 2000 के पहले छत्तीसगढ़ के पृथककरण के से पहले मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले थे और संभाग की संख्या कितनी थी? 12। कितनी थी? 12 थी। 45 से 16 जिले बने तो 61 हो गए और 3 संभाग बन गए तो 12 संख्या हो गई। यहां तक की बात स्पष्ट। अब नवीन परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या होगा? अब पहले देख लो आप कि 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था, कैसा दिखता था? तो ये कुछ इस प्रकार से था। क्षेत्रफल कितना था? 446 किलोमीटर, यानी कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 13.49% था। सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और राजधानी क्या था? भोपाल। फजल अली आयोग ने राजधानी के रूप में जबलपुर को बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन आगे चलकर इस राजधानी क्या बना दी गई मध्य प्रदेश की? भोपाल। क्या बना दी गई? भोपाल। और भोपाल का राजधानी बनाया जाना ही आगे चल के छत्तीसगढ़ के पृथक्करण का एक कारण भी बनता है। क्या बनता है? कारण भी बनता है। अब देखेंगे भैया कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का क्या होता है? गठन हो जाता है, छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है। और छत्तीसगढ़ के विभाजन का कारण क्या था? क्यों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया? तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो कारण बताया जाता है प्रशासनिक। क्या बताया जाता है? प्रशासनिक कारण का कहने का मतलब यह है कि अगर ये आप मध्य प्रदेश का मैप देखें तो राजधानी यहाँ पर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के इस तरफ है, बीचों बीच। और ये हो गया आपका जंगली छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो कोई भी योजना अगर राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती थी तो उसका सही तरीके से क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ वाले हिस्से पे नहीं हो पाता था। तो ये एक कारण था कि जो प्रशासनिक कार्यों का क्रियान्वयन है उसमें क्या होती थी? बाधा उत्पन्न होती थी। फिर दूसरा कारण आर्थिक कारण क्या है कि ये जो छत्तीसगढ़ यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये क्षेत्र क्या है? वन संपदा और खनिज संसाधनों से क्या है? पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ के इन संसाधनों का दोहन करके इसका जो आर्थिक राजस्व मिलता था उसका उपयोग कहाँ के विकास में किया जाता था? तो सेंट्रल मध्य प्रदेश या पश्चिमी मध्य प्रदेश के विकास में। तो एक तरीके से इनके साथ भी क्या होता था? एक दोहरी नीति होती थी। तो इस क्षेत्र का समुचित विकास या समग्र विकास नहीं हो पा रहा था। तो ये एक आर्थिक कारण हो गया। तीसरा कारण था सामाजिक कारण क्या था कि इधर इस वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में क्या होता था? बड़ी मात्रा में नक्सलवादी हमले होते थे। तो
तो जो नक्सल समस्या है ये छत्तीसगढ़ की एक सामाजिक समस्या थी जिसको क्या करना चाहते थे, मध्य प्रदेश से अलग करना चाहते थे। फिर अगला कारण क्या था, भौगोलिक। कौन सा कारण था, भौगोलिक कारण ये था कि जो छत्तीसगढ़ था ये क्या था, दुर्गम पहाड़ी और वन वाला क्षेत्र था। कैसा था, दुर्गम पहाड़ी और वन वाला क्षेत्र था जो कि प्रदेश के अन्य भौगोलिक स्थिति से क्या था, भिन्न था। तो ये चाहते थे कि उसको क्या कर दिया जाए, वहां से पृथक कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगी, व्यवस्था थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगला कारण क्या था, राजनीतिक। अगला कारण क्या था, राजनीतिक। भाई सब चाह रहे थे राजनीतिक नेता, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीति में छत्तीसगढ़ के नेताओं को कैबिनेट में इतना ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी। तो राजनीति जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करता थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगातार क्या किया, प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाए, तो एक पृथक राज्य बन जाएगा जहां पे एक राजनीतिक अस्तित्व नवीन बनाने के बाद हम वहां पे शासन का संचालन करते रहेंगे। तो क्लियर हो गया, तो क्यों छत्तीसगढ़ का पृथककरण किया गया, ये बात स्पष्ट हुई। चलिए अब देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 की स्थिति, छत्तीसगढ़ जब अलग होता है तो क्या स्थिति बनती है। तो भैया इसके लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया जाता है। क्या लाया जाता है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। किसी राज्य का अगर पुनर्गठन करना होता है तो ये विधेयक कहाँ जाता है, हमारे संसद में। कहाँ जाता है, संसद में जाता है। तो इसी प्रकार 25 जुलाई को यह लोकसभा में क्या किया गया, विधेयक प्रस्तुत किया गया, और 9 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। दोनों जगह से पारित होने के बाद 25 अगस्त को इसको राष्ट्रपति के क्या हो गए, इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो गए। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो अब ये क्या हो गया, 84वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 2000 को ये लागू हो जाता है और छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बन जाता है। जब ये विधेयक लाया जाता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तो दिग्विजय सिंह थे। फिर भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो के.आर. नारायण। कौन थे उस समय राष्ट्रपति, ये प्रश्न पूछा गया है, तो के.आर. नारायण थे। और राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर। कौन थे, भाई महावीर। तो ये समझ में आया कि किस प्रक्रिया के द्वारा छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। चलिए अब जब क्या किया गया, संशोधन कौन सा किया गया, 84वां। कौन सा किया गया, 84वां। और कितने जिले, 16 जिले और 3 संभाग किसको दे दिया गया, छत्तीसगढ़ को। किसको दे दिया गया, छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बन के राष्ट्र में अस्तित्व में आता है। कौन से क्रम का राज्य बनता है, 26वां। संविधान संशोधन 84वां। कितने जिले, 16। कितने संभाग, 3। अब मध्य प्रदेश में शेष कितने बचते हैं, तो 45 जिले और 9 संभाग बचते हैं। कितने बचते हैं, 45 जिले और 9 संभाग। और मध्य प्रदेश का 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि मध्य प्रदेश का 30.47% जो क्षेत्रफल है वो किसको दे दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को। जो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनता है तो इसके प्रथम सीएम कौन बनते हैं, अजीत जोगी जी बनते हैं। राजधानी क्या बनाई जाती है, रायपुर। और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ बनाया जाता है, तो बिलासपुर में। कहाँ बनाया जाता है, बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ के पृथककरण के बाद क्या परिवर्तन होते हैं उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। क्लियर। अब हम देखेंगे आखिरी टॉपिक हमारा जो है वो कौन सा है कि आपके 2000 के बाद की क्या स्थितियां निर्मित हुई मध्य प्रदेश में। तो 2000 के बाद में जिलों और संभागों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जिलों में जो पहला परिवर्तन होता है तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, बोध समिति। कौन सी समिति, बोध समिति। ये 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाने की बात करता है। कितने जिले, 3 जिले। तो बोध समिति कब गठित हुई, 15 अगस्त 2003 को। मतलब कब बोध समिति ने सिफारिश दी, 15 अगस्त 2003 को। कितने जिले बनाने की, 3 जिले। कौन से हैं, तो 2 पूर्व वाले याद करिए, एक तो बुरहानपुर, दूसरा अनूपपुर। कौन सा हो गया, एक तो बुरहानपुर, दूसरा अनूपपुर। और तीसरा कौन सा है, अशोकनगर। बुरहानपुर किससे अलग होकर बना, खंडवा से। अनूपपुर किससे अलग होकर बना, शहडोल से। और अशोकनगर किससे अलग होकर बना, गुना से। क्लियर हो गया। तो अभी तक 45 जिले थे और 3 और हो गए, तो कितना हो गए जिलों की संख्या, 48। कितनी हो गई, 48 हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या परिवर्तन होता है। तो अगला जो परिवर्तन होता है वो किस तिथि को होता है, 17 मई 2008 को। कब होता है, 17 मई 2008 को, जब अलीराजपुर 49वां जिला बनता है, किससे अलग करके, झाबुआ से। तो किस तिथि को बनता है, तिथि याद करिएगा, तिथि भी पूछता है। किस तारीख को, 17 मई को। किससे, झाबुआ से अलग कर। किस क्रम का था, 49वां। और 24 मई है ना, 17 उसी 2008 में ही 24 मई को
50वां जिला बनता है कौन? सिंगरौली। और किससे पृथक करके? सीधी। तो 49वां जिला अलीराजपुर और 50वां जिला कौन बनता है? सिंगरौली। और 2008 को ही एक नवीन संभाग बनता है शहडोल संभाग। कौन सा संभाग? शहडोल संभाग। तो 12 संभाग में से 3 संभाग सीधी को देने के बाद जो 9 संभाग मध्य प्रदेश में बचे थे, इस संभाग के आने के बाद उसकी संख्या कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। और 16 अगस्त 2013 को नवीन परिवर्तन होता है और एक नवीन जिला बनता है आगर मालवा। किससे अलग करके? शाजापुर से। और ये किस क्रम का है? 51वें क्रम का। किस नंबर का है? 51वां जिला है। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी नवीनतम जिला मध्य प्रदेश का बनता है टीकमगढ़ से अलग करके, जो अभी वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे छोटा जिला है और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और ये किस क्रम का है? 52वां। किस क्रम का है? 52वां। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले और कितने संभाग हैं? 10 संभाग। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। यहां तक की बात क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि और क्या परिवर्तन हुआ है। तो अब प्रस्तावित कुछ जिले हैं और कुछ संभाग हैं। क्या है? प्रस्तावित जिले और संभाग। तो जिले कौन कौन सभी प्रस्तावित हैं? एक तो बागली है, जो किससे अलग होकर बनाया जाना है? देवास से। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। बाकी चाचौड़ा, नागदा और मैहर, ये 3 जिले बनाए जाने की घोषणा किसने की थी? आपके कमलनाथ जी, है ना। अब ये जो चाचौड़ा है ये किससे अलग होकर बनेगा? गुना से। नागदा उज्जैन से। और मैहर जो है ये सतना से अलग होकर एक नवीन जिला बनाए जाने के ये वाले प्रस्तावित जिले हैं। और अभी जो संभाग प्रस्तावित है वो कौन सा है? सतपुड़ा। कौन सा संभाग है? सतपुड़ा, जिसमें आपका होशंगाबाद और क्या आ जाएगा? होशंगाबाद आ जाएगा, सिवनी और बालाघाट, इनको मिलाकर क्या बनाए जाने की बात चल रही है? नवीन संभाग सतपुड़ा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आज का वीडियो था आपका मध्य प्रदेश के गठन का आखिरी वीडियो। तो यहाँ से हमने 1947 के पूर्व की स्थिति, 1947 के बाद की जो 3 प्रमुख स्थितियां थी उनको भी करके, है ना, सेंट्रल प्रोविजंस, अंग्रेजों के भारत में मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से लेकर वर्तमान तक के मध्य प्रदेश का क्या राजनीतिक और भौगोलिक स्वरूप है, वहां तक हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, समग्र अध्ययन। अगर इस वीडियो में अगर कहीं आपको कोई सुझाव देने की ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि कहीं पे कुछ सुझाव देना चाहिए, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये सेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, है ना, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम सामान्य अध्ययन के वो टॉपिक जो आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जो आगामी व्यापम के एग्ज़ाम में आवश्यक हैं, जैसे विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया और आपका ये सामान्य प्रबंधन, इनको भी लेकर मैं आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का होगा, वहां से मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट करेंगे हम और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का आप सदैव सम्मान कीजिएगा। ये हमारे और हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के निर्धारक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।